यस प्लीज, हम बात कर रहे थे पार्टीशन के टॉपिक की। सेक्शन 135, 136 और 137 हमने किया कि दरखास्त तकसीम, फिर इनहेरिटेंस में तकसीम कैसे होनी है। और फर्दर 136 में रेस्ट्रिक्शन देखें कि कौन सी लैंड की पार्टीशन नहीं हो सकती। और 137 में देखा कि जब दरखास्त तकसीम आ जाएगी तो सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो रेवेन्यू ऑफिसर ने, अगर कोई उस फाइल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सबसे पहले पार्टीज को नोटिस भेजना है। तो यहाँ पे 137 के साथ और 138 जब मैं पढ़ लेता हूँ तो इसमें दो जजमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 138 है एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। तो क्रॉस रेफरेंस हम इसका ले सकते हैं 110, जिस तरह सीपीसी में है कि जज ने या किसी पार्टी ने दरखास्त देनी है 110 की। 110 की पावर्स हैं कि किसी पार्टी को ऐड करना है या डिलीट करना है किसी सूट में। तो ये सेम पावर्स 138 में लैंड रेवेन्यू एक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर को दी गई हैं कि वो अपनी जो पार्टीशन की एप्लीकेशन है उसमें किसी पर्सन को एज ए पार्टी ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ऑन द डे फिक्स्ड अंडर सेक्शन 137, के जिस दिन की पेशी फिक्स हो गई फॉर द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन और एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी adjourned, या अगले किसी दिन की पेशी हो गई, अगली नेक्स्ट डेट हो गई, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ascertain whether any of the other co-sharer desire the partition of their share also। अब रेवेन्यू ऑफिसर ने देखना है कि जो पर्सन जिनको नोटिस किया गया था वो आए हैं, क्या वो भी पार्टीशन चाहते हैं। अगर उनमें से कोई पर्सन एज एज ए एप्लीकांट नहीं आया था लेकिन वो रिस्पोंडेंट में था, वो हाजिर हुआ, वो चाहता है कि मुझे भी तकसीम कर दें, मेरा भी वंडा बना दें अलहदा। एंड इफ एनी ऑफ देम सो डिजायर, या उनमें से कोई एक चाहता है, ही शैल ऐड हिम एज एन एप्लीकांट फॉर पार्टीशन, तो वो उस पर्सन को एज ए एप्लीकांट ट्रीट करेगा। यानी उस ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसने दरखास्त फाइल की है तकसीम की। तो ये एडिशन ऑफ पार्टीज है। तो इसको हम 110 का भी समझ सकते हैं क्योंकि सेम इसका स्कोप ज्यादा है, स्कोप इसका ओपन है कि अगर किसी पर्सन को पार्टी नहीं भी बनाया गया तो वो भी आके यही दरखास्त देता है 138 की कि हमें पार्टी बनाया जाए। अब नेक्स्ट सेक्शन, हाँ, 137 और 138 में लिख लें जी, जजमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 2005 सीएलसी 1944, जो कि हाई कोर्ट भी फॉलो करती है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी फॉलो करता है इसको, रेवेन्यू साइड पे सारू फॉलो की जाती है जजमेंट। 2005 सीएलसी 1944 1944, ये अगर कोई एक्सपार्टी ऑर्डर हुआ है, एक तरफा ऑर्डर, तो वो ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम के जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ होगा और सब पार्टीज को सुन के फैसला करना चाहिए, ये जजमेंट ये कहती है। और सेकंड जजमेंट है 2025 एससीएमआर, 2025 एससीएमआर 564 564। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे कि हर पार्टी को राइट होना चाहिए कि वो आके, उसका इंटरेस्ट है तो आके डिफेंड करे, ये नहीं कि उसकी गैर मौजूदगी में आप एक तरफा तौर पर फैसला कर दें। तो ये नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन पे है कि सबको नोटिस भेजना चाहिए और पार्टीज एज ए पार्टी उनको ऐड करना चाहिए, ये उनका राइट है और ये जजमेंट इसी पे है। नेक्स्ट सेक्शन जी हम पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि जब पार्टीशन स्टार्ट हो गई और एप्लीकेशन एडमिट हो गई कि हाँ जी हम इस जमीन की पार्टीशन करते हैं, तो फिर क्या करना है नेक्स्ट प्रोसीजर। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ascertain द क्वेश्चंस इफ एनी इन डिस्प्यूट बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन इन inserted इन द पार्टीशन ऑफ ए होल्डिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन। अब वो कहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा कि अगर किसी पार्टियों का आपस में कोई मसला है, यानी उनके शेयर का मसला है, एक कहता है कि मेरी जमीन की मलकियत ज्यादा है इसकी कम है, तो एस जैसे क्वेश्चन है अगर, या इसका पोजेशन यहाँ पे नहीं है जिस तरह ये बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो फिर क्या करना है उसमें। क्लॉज ए, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट। टाइटल यानी मलकियत, कोई कह देता है कि इसकी मलकियत तो है ही नहीं जिसने तकसीम दरखास्त दी है तकसीम की, या मेरी मलकियत बनती है और मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, या इसकी टाइटल कम है, ये 2 कनाल का मालिक है मैं 8 कनाल का मालिक हूँ, ये जो कह रहा है कि वो 5 कनाल का मालिक है लेकिन ऐसा नहीं है वो 2 कनाल का मालिक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए। क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, कि ये क्वेश्चन की ये तकसीम कैसे करनी है हमने। आर द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, कि मोड होता है कि तकसीम का तरीकाकार क्या होगा, कि हम तकसीम का तरीकाकार, अगर हम तकसीम के ऑर्डर देखें रेवेन्यू ऑफिसर को तो वहां वो लिखते हैं कि एक, इन लोगों के पोजेशन को मद्देनजर रखा जाएगा, कब्जे का, रास्ते मुश्तरका रहेंगे, दरख्त जो है वो मुश्तरका रहेंगे, पानी के रास्ते मुश्तरका रहेंगे, तो ये मोड ऑफ पार्टीशन है।
तो इसमें लिखते हैं कि अगर किसी के रास्ते का मसला हुआ तो वो उसको रास्ता दिया जाएगा और फ्रंट लैंड बराबर तकसीम की जाएगी। फ्रंट लैंड वो होती है जो सड़क के किनारे वाक़ हो। कि अगर 10 एकड़ जमीन है और फ्रंट पे सिर्फ 2 एकड़ है तो जितने मालिक हैं उनको बराबर फ्रंट भी दिया जाएगा। ये नहीं कि एक मालिक को सारी सड़क वाली जमीन दे दी जाए पूरे 2 एकड़ और बाकी सबको बैक पे दे दी जाए, ऐसा नहीं है। तो फ्रंट लैंड पे सबका राइट होता है जो मुश्तरका जमीन होती है। तो ये प्रोसीजर है कि ये प्रोसीजर उसने करना है। पहले क्वेश्चन डिटरमिन करेगा टाइटल के और फिर मोड ऑफ पार्टीशन फाइनल करके फिर फर्दर आगे कार्रवाई बढ़ाएगा। तो 141 में है क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। इफ ए क्वेश्चन ऑफ टाइटल, यानी क्लास ए में जो आया था 140 के कि टाइटल का क्वेश्चन आ गया पार्टीज के दरमियान, तो फिर वो उसने क्या करना है, इज रेज्ड इन द पार्टीशन। ये क्वेश्चन आया, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर। वो इंक्वायर करेगा, उस पर इंक्वायरी करेगा इन टू द सब्सटेंस ऑफ सच क्वेश्चन एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज। उस क्वेश्चन को सुनेगा और पार्टीज को सुन के उस पर फैसला करेगा। यहां तक क्वेश्चन है तो बताइए जी। Next section है 142 disposal of other questions. When there is a question as to the property to be divided or the mode of making partition. 140 में यानी पहला सवाल था टाइटल का। टाइटल का फैसला करेगा रेवेन्यू ऑफिसर खुद। अब जो क्लास ए थी 140 की, उस क्लास बी सॉरी, उसमें था मोड ऑफ पार्टीशन। अब मोड ऑफ पार्टीशन कैसे उसने डिसाइड करना है। रेवेन्यू ऑफिसर शैल आफ्टर सच इंक्वायरी एज इज सीम नेसेसरी। जितनी रेवेन्यू ऑफिसर नेसेसरी समझता है, ज़रूरी समझता है कि उसने मौका विजिट करके देखना है कि मैं जाके इन ओरिजिनल उस ज़मीन को देखता हूँ कि इसको कैसे तकसीम किया जाना चाहिए ताकि किसी मालिक को भी मसला ना हो। record an order stating his decision on the question and his reason for the decision। एक ऑर्डर अपना लिखेगा और उसमें रीजंस भी लिखेगा कि मैं ये मोड ऑफ पार्टीशन क्यों अडॉप्ट कर रहा हूँ, कि किस लिए ज़रूरी है। Subsection 2, an appeal may be preferred from an order under subsection 1 within 30 days from the date thereof, and when such an appeal is preferred and the institution thereof has been certified to the revenue officer by the authority to whom the appeal has been preferred, the revenue officer shall stay further proceeding pending the disposal of appeal। अब इसमें कहते हैं कि अभी तकसीम का फाइनल फैसला नहीं हुआ, वनडे नहीं बने, लेकिन मोड ऑफ पार्टीशन तहसीलदार ने ये डिसाइड कर दिया कि लोगों का जिस तरह पोजेशन है उसी तरह ही जमीन अलॉट की जाएगी, यानी हम पार्टीशन इस तरह करेंगे। अब ये मोड किसी को एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं करता ये तरीका, यानी मोड जो है पार्टीशन का, उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये कहता है कि फ्रंट लैंड बराबर तकसीम करें और मेरा फ्रंट पे पोजेशन नहीं है, तो और तहसीलदार कह रहा है कि पोजेशन के मुताबिक तकसीम करेंगे हम, तो वो कहता है कि ये मोड गलत है। तो वो इस मोड वाले ऑर्डर के खिलाफ भी अपील फाइल कर सकता है फर्दर कलेक्टर के पास, यानी डीसी के पास अपील फाइल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और जब इस मोड वाले मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन वाले ऑर्डर के खिलाफ अपील हो गई तो रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन का ऑर्डर नहीं करेगा, फाइनल तकसीम का ऑर्डर नहीं करेगा, वनडे नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, स्टे फर्दर प्रोसीडिंग पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील। जब तक अपील का फैसला नहीं होता वो तकसीम का फैसला नहीं करेगा, पेंडिंग रखेगा प्रोसीडिंग्स को। 142 में ये इसका सबसेक्शन 3 है, इफ एन एप्लीकांट फॉर द पार्टीशन इज डिससेटिस्फाइड विद एन ओरिजिनल appellate order under this section and applies for the permission to withdraw from the proceeding insofar as the relate the partition of his share, he shall be permitted to withdraw therefrom on such terms as रोटी। the thinks fit। यार क्या करते हैं आप लोग, आप पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप लोग। माइक माइक ऑफ रखें अपने, आपने जब बोलना नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर आप। सबसेक्शन 3 में वो कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो कि ओरिजिनल ऑर्डर या एपिलेट ऑर्डर यानी मोड ऑफ पार्टीशन के ऑर्डर से मुत्तफिक नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, वो कहता है ये ठीक नहीं है, और एपिलेट कोर्ट ने भी वो फैसला उसके खिलाफ दे दिया कि मोड ऑफ पार्टीशन सही है, पोजेशन के मुताबिक ही वनडे बनने चाहिए, और मोड उसका जो वो चाहता था तब्दील नहीं किया। अगर वो अप्लीकांट था, इफ एन अप्लीकांट फॉर द पार्टीशन, यानी दरखास्त तकसीम में उसी ने ही दरखास्त दी थी, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाइज फॉर परमिशन टू विदड्रॉ। वो चाहता है कि मैं अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द प्रोसीडिंग, मैं नहीं इन प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहता, ये मोड ऑफ पार्टीशन ही गलत है, वो नहीं मानता, तो वो विदड्रॉ कर सकता है। ही शैल बी परमिटेड, तो उसे इजाजत दे दी जाएगी टू विदड्रॉ देयर फ्रॉम, उसका वंडा नहीं बनाया जाएगा, उसकी जमीन मुश्तरका ही रखी जाएगी फिर। सब सेक्शन 4, व्हेन एन एप्लीकांट विदड्रॉज, जब वो पर्सन अपनी दरखास्त वापस लेके चला जाता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 द रेवेन्यू ऑफिसर में वेयर द अदर एप्लीकांट्स। अब वो एक पर्सन है, दो है,
अब कहते हैं कि अदर अप्लीकांट्स, वेयर द अदर अप्लीकांट्स, यानी दरखास्त ज्यादा लोगों ने दी है, 10 लोगों ने दरखास्त दी है तकसीम की, लेकिन वो 2 लोग विड्रॉ करके चले गए हैं, तो बाकियों की दरखास्त तकसीम क्या होगी, वो चलेगी, वो खत्म नहीं होगी। इफ एनी डिजायर द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग, वो चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई चलाई जाए, कंटिन्यू दैम इन सो फार एज दे रिलेट टू द पार्टीशन ऑफ द शेयर्स ऑफ दोज अदर अप्लीकांट्स। तो वो क्या कहते हैं कि जो बाकी अप्लीकांट रह गए हैं, अदर अप्लीकांट, तो उनकी पार्टीशन कर दी जाएगी, उनकी हद तक कार्रवाई चलाई जाएगी, लेकिन जो बंदे उस पार्टीशन का हिस्सा नहीं बने, उनकी जमीन मुश्तरका रख दी जाएगी, अलहदा रख दी जाएगी, उनके वनडे नहीं बनाए जाएंगे। यहां तक समझ आ गई है जी सेक्शन 142। 142A, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केसेस, के पार्टीशन की जो दरखास्त आई, तकसीम की दरखास्त आई, उसको कितने टाइम में डिसाइड करना है। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन के अंदर फैसला करेगा, यानी 6 महीने के अंदर अंदर उसने फैसला करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन और पार्टीशन और फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। कि अगर वैसे किसी ने दरखास्त दी है तो 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन दरखास्त आई, या अगर इनहेरिटेंस है, विरासत का मामला है, तो फिर भी 6 महीने के अंदर अंदर आज खुद उसने फैसला करना। सब सेक्शन 2 कहता है इफ द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अगर उसके रीजन कंट्रोल में नहीं है, वो फैसला नहीं कर पाया 6 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, is unable to decide the case of partition within the time stipulated in subsection 1, he shall submit the case within reason to district collector 15 days prior the expiry of that period for the extension of the period। अब इस कहता है कि अगर 6 महीने मुकम्मल होने वाले हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाया, कोई ऐसी रीजन थी उसके कंट्रोल में नहीं थी रेवेन्यू ऑफिसर के, तो वो क्या करेगा, फिर डीसी से एक्सटेंशन के टाइम की एक्सटेंशन मांगेगा 15 दिन पहले, यानी जब 6 महीने खत्म होने के 15 दिन पहले वो टाइम की एक्सटेंशन मांगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो दरखास्त तकसीम है वो कितने टाइम में फैसला होनी है। तो टाइम लिमिटेशन फॉर डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन, तो 120 डेज, 150 डेज, 100 डेज, 180 डेज। तो 180 180 डेज, 180 दिन या 6 मंथ, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि ये टाइम लिमिटेशन है इसका। और ये बिफोर वाला, ये जो ऑप्शन है ना बिफोर वाला, के सब सेक्शन 2 में, के 15 डेज प्रायर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, तो ये भी याद रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम कितने दिन पहले मांगनी है रेवेन्यू ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। ये भी हाईलाइट कर ले, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का वर्ड कर लें, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 15 डेज प्रायर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, यानी 6 महीने गुजरने के 15 दिन पहले वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा डीसी को। सब सेक्शन 3 कहता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे इन एन एक्सेप्शनल केस एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड ग्रांट वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज subject to such condition as he deems appropriate to impose for expeditious disposal of the case। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में वो कहते हैं कि एक्सटेंशन अलाउ कर देगा, यानी टाइम एक्सटेंड कर देगा उस पार्टीशन की तकसीम की दरखास्त को डिसाइड करने के लिए, टाइम एक्सटेंड करेगा कितने दिन, 60 डेज। तो 60 डेज को भी हाईलाइट करें, ये भी लाजमी है कि एक्सटेंशन का टाइम कितना होगा, 60 डेज का, 60 दिन का, 2 महीने का, बस इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। In cases, the revenue officer is required to decide the question of title in partition proceeding under subsection 5 of the section 141, an additional period of 180 days shall be deemed to have been added to the period mentioned in subsection 1। अब इसमें कहते हैं कि अगर एक तो दरखास्त तकसीम का फैसला करना है, लेकिन 140 सेक्शन के अंदर, 141 के अंदर, अगर किसी टाइटल का भी फैसला करना पड़ गया है रेवेन्यू ऑफिसर को, क्वेश्चन ऑफ टाइटल यानी किसी की मलकियत का फैसला करना पड़ गया है, तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि उसे फर्दर एक 180 डेज का टाइम मिल गया है। 180 डेज हैं दरखास्त तकसीम के फैसला करने के लिए, और 180 डेज फर्दर अलाउ हो जाएंगे किस चीज के लिए, जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल उसने फैसला किया उसके लिए, यानी फिर 1 साल पूरा टाइम हो जाएगा। Subsection 5. If the revenue officer fails to decide a partition case within the period specified in this section or contravenes any condition imposed by district collector, he shall be liable to disciplinary action in accordance with law। कि अगर 6 महीने के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर दरखास्त तकसीम का फैसला नहीं करता, और अगर टाइम जिन कंडीशन पे एक्सटेंड किया गया था 60 दिन, उन कंडीशन को भी नहीं कंप्लाई करता, तो फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होगी।
सेक्शन 143 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, के ऐसी जमीन जिसको पार्टीशन से निकाल दिया था, यानी कॉमन जमीन बना दिया था, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसको कौन मैनेज करेगा? व्हेन एनी सच प्रॉपर्टी एज इज रेफर्ड इन क्लास बी ऑफ सेक्शन 136, प्लीज एक मिनट है बस। जी बताइए। Sir, जी वालेकुम सलाम। sir, civil court don't have the jurisdiction to decide the question of title. ना, मेन ज्यूरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट को। क्वेश्चन ऑफ Okay. टाइटल को डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट को ही ज्यूरिस्डिक्शन है। वो डिफरेंट केसेस हैं कि जब फ्रॉड का इशू हो, जिस तरह जहां पे फ्रॉड का एलिगेशन लगाया गया हो, तो फ्रॉड के एलिगेशन को डिसाइड ही सिविल कोर्ट ने ही करना है। या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, जहां पे फैक्ट डिटरमिन करना है और उस फैक्ट के लिए एविडेंस चाहिए, तो उस जहां पे एविडेंस चाहिए वहां पे फिर सिविल कोर्ट को पावर होगी। वो फिर सेक्शन 53 जब हम पढ़ेंगे ना लैंड रेवेन्यू एक्ट का, कि एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड फ्रॉम द एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ राइट और इन पीरियोडिक रिकॉर्ड ही कैन फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन इन सिविल कोर्ट। कि जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मसला आएगा या क्वेश्चन ऑफ टाइटल का मसला आएगा जिसके लिए एविडेंस चाहिए, डिटरमन होना है अभी उस पर्सन का हिस्सा बनता है या नहीं बनता, तो फिर सिविल कोर्ट को ही पावर है, फिर रेवेन्यू ऑफिसर को कोई पावर नहीं है। Okay, sir. Thank you हाँ so जी, much. रेवेन्यू ऑफिसर को क्वेश्चन ऑफ टाइटल उस हद तक डिसाइड करने की पावर है कि जब रिकॉर्ड में जो चीज मौजूद हो, कि रिकॉर्ड में मौजूद है लेकिन क्लियर नहीं हो रही, कि हिस्से गलत बन गए हैं। जिस तरह अब इनहेरिटेंस का है, ये क्लियर है कि ये बंदे वारिस हैं 6 लोग, लेकिन हिस्से गलत बन गए हैं उनके। तो ये वो डिटरमिन कर सकता है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑफ टाइटल को, कि इनका हिस्सा कितना कितना बनता है। इस तरह के क्वेश्चन वो डिसाइड करेगा। मेन मलकियत का फैसला नहीं करेगा कि मुकम्मल ही एक बंदे को गैर मालिक कर दे और दूसरे को मालिक बना दे। तो इस तरह पार्टीशन की दरखास्त में वो इस तरह के फैसले बिल्कुल नहीं कर सकता। 143 की हम बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, कि जिस जमीन को पार्टीशन से एक्सक्लूड किया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी है। The revenue officer may determine the extent to and the manner in which the co-sharers and other person interested therein may make use thereof, and the proportion in which expenditure incurred thereon and profit derived from therefrom are respectively to be borne by and divided among those person or any of them। कि जितने भी वो मालिक हैं सारे को शेयर, इसमें वो इतनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से वो डिवाइड कर देगा कि कौन कितनी जमीन को इस्तेमाल कर सकता है। मुश्तरका जमीन जो होगी, कॉमन लैंड जो है, अगर उस पर एक्सपेंडिचर होना है तो किसने कितना खर्चा करना है। एंड दे आर ऑन एंड प्रॉफिट डिराइव्ड, कि अगर वहां से वो प्रॉफिट लेगा तो वो कितना लेगा, उन सब में प्रॉफिट कितना ले सकता है और किस तरह डिवाइड होना है, डिवाइडेड अमंग दोज पर्सन और एनी ऑफ देम, के सबको मिलना है या किसी एक को मिलना है। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो किस किस तरह डिसाइड करता है। 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन, कि जमीन की तकसीम हो गई तो रेवेन्यू जो है, जो गवर्नमेंट को जाना है वो किसने पे करना है, एंड रेंट, कि उस जमीन का कोई रेंट आ रहा है तो वो कौन रिसीव करेगा। द अमाउंट ऑफ ए रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द होल्डिंग, यानी उस खेवट का जो गवर्नमेंट को आपने ज़राई टैक्स देना है, तो वो कौन पे करेगा। इनटू विच लैंड हैज बीन डिवाइडेड ऑन पार्टीशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर मेकिंग द पार्टीशन। तो तकसीम के साथ साथ रेवेन्यू ऑफिसर ये भी डिसाइड कर देगा कि इस जमीन का टैक्स ये लोग देंगे, ज़राई टैक्स ये पे करेंगे। The decision of revenue officer under subsection 1 as to revenue to be paid in respect of each holding होती है खेवट, यानी पूरी खेवट की तकसीम हो गई है। अब हर किसी की अपनी अलग अलग खेवट बन चुकी है तकसीम के बाद। वेयर द एस्टेट, एस्टेट होता है पूरा मौजा, महाल, महाल या मौजा एक ही वर्ड का नाम है, पूरा एक गांव होता है, इसको एस्टेट इंग्लिश में कहते हैं। इन विच द होल्डिंग इज सिचुएट, अब एक एस्टेट में ज्यादा होल्डिंग भी हो सकती है, यानी एक मौजे में ज्यादा खेवट हो सकती है। इस सिचुएट इज सब्जेक्ट टू फिक्स असेसमेंट, कि उसमें फिक्स असेसमेंट है, फिक्स रेट है, कि 1,000 रुपये पर एकड़ पे होना है। बी डीम टू बी एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63, कि जिस तरह असेसमेंट सेक्शन 67 के तहत असेसमेंट हुई है उस जमीन पे, तो वही रेट आगे चलता रहेगा, तकसीम में वो रेट तब्दील नहीं किया जाएगा, फिक्स्ड रेट है तो फिक्स्ड आगे चलता रहेगा। और ये डिटरमिन कर दिया जाएगा कि किसने पे करना है। वेयर द न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड एट ए पार्टीशन, अगर पार्टीशन में कोई नए मौजे बना दिए गए हैं, ये एक अलहदा केस है। एंड लैंड रेवेन्यू हैज बीन फ्रॉडुलेंटली और इरानियसली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, और लैंड रेवेन्यू फ्रॉडुलेंटली या गलत तौर पर कुछ मालकान के नाम लगा दिया है कि वो ज़रूरी टैक्स पे करेंगे, हालांकि उनको इतना पे करना नहीं आता, कानूनन उनका इतना नहीं बनता।
द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पावर है विद इन 12 ईयर, 12 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द टाइम ऑफ ए डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एरर ऑर्डर ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैंड रेवेन्यू अमंग द सेवरल स्टेट on an estimate of the assets of each state at the time of the partition to be made conformably to the best evidence information procurable respecting the same। कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको 12 साल के अंदर अंदर चेंज कर सकता है, और ना इसको आपको प्रैक्टिकली पढ़ने की जरूरत है, ना पेपर में लिखने की जरूरत है। सब सेक्शन 3 ना ही इससे कोई एमसीक्यू बनता है, तो ये किसी तरह भी हमारे रेलिवेंट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, इसको आपको ना समझने ना लिखने की जरूरत है, इसको एक्सक्लूड ही कर लें। 145 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से भी, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन किस सेक्शन के अंदर बनता है, 145। तो इसको याद रखना है आपने। व्हेन ए पार्टीशन इज कंप्लीटेड, जब पार्टीशन का आर्डर हो गया, कंप्लीट हो गई, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन टू बी प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑन विच द पार्टीशन इज टू टेक इफेक्ट टू बी रिकॉर्डेड देयरिन। तो पार्टीशन का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक सर्टिफिकेट होगा ऑर्डर का, कि ये तकसीम हो चुकी है, और ये कब से अप्लाई होगी, कब से अमल पैरा होगा। अमल यानी उसका इंतकाल कब होगा, और उस पे अमल करते हुए ऑर्डर को पोजेशन कब दिलवाया जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन डिसाइड करेगा। सर्टिफिकेट, इसे सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टीशन भी कहते हैं। तो 145 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू ऑफिसर ही जारी करेगा तकसीम का फैसला करने के बाद। फिर यानी एक स्टाम्प पेपर पे उस फैसले को प्रिंट किया जाता है। एक स्टाम्प पेपर 1200 वाला स्टाम्प पेपर होता है, उस पे तकसीम के फैसले को प्रिंट करके कर देते हैं, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। और ये प्रैक्टिस में बनाया भी जाता है। और जब इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट कब बनाते हैं प्रैक्टिकली, अपील का टाइम गुजारने के बाद। यानी 30 दिन अपील का टाइम पीरियड है, तो वो 30 दिन जब गुजर जाते हैं, तो उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर अपने ही उस ऑर्डर का एक स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा के, वो लोग फिर उसकी पक्की नकल बनवा लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी बनवा लेते हैं उस पर अमल करवाने के लिए। फिर उसका इंतकाल भी दर्ज हो जाता है, और उस पर पोजेशन पे फिर वो कार्रवाई, पोजेशन की कार्रवाई भी हो सकती है। 146 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एमसीक्यू भी इसमें से एक बनता है, और ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसका हिस्सा है उस सेक्शन का। एन ऑनर टू होम एनी लैंड इज अलॉटेड इन प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन, के पार्टीशन या तकसीम की कार्रवाई के दौरान किसी पर्सन को वो जमीन अलॉट कर दी गई, शैल बी इंटाइटल टू पोजेशन, वो हकदार है कि उसे उस जमीन का पोजेशन मिलना चाहिए, कब्जा मिलना चाहिए। दे आर ऑफ एज अगेंस्ट द अदर पार्टीज टू द प्रोसीडिंग एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि बाकी जिन पार्टीज के खिलाफ वो पार्टीशन हुई है, उनके खिलाफ वो पोजेशन ले सकता है। अगर पोजेशन उनके पास है तो वो उसको पोजेशन दिलवाया जाएगा। और एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो खुद नहीं है पार्टीज, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी पोजेशन की कार्रवाई हो सकती है। एंड ए रेवेन्यू ऑफिसर शेल, रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, ऑन अप्लीकेशन मेड टू हिम, कि उसको दरखास्त दी गई फॉर द पर्पज, इस मकसद के लिए, बाय एनी सच ऑनर, उस मालिक की तरफ से, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, विद इन 3 ईयर्स। इसको हाईलाइट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पार्टीशन के अंदर डिलीवरी ऑफ पोजेशन कितने टाइम में हो सकती है, विद इन 3 ईयर। ऑप्शन आ जाएंगे 1 साल, 3 साल, 6 साल, 12 साल। तो करेक्ट ऑप्शन 3 ईयर्स है, कि 3 साल के अंदर अंदर वो जो पार्टीशन हुई है उसका पोजेशन दिलवाया जा सकता है। 3 साल के बाद रेवेन्यू ऑफिसर पोजेशन नहीं दिलवा सकता, कि अगर अपील फाइल ना हुई हो। शर्त ये है, एक्सेप्शन ये है, कि अपील फाइल ना ही हो। ये ना हो कि कल पार्टीशन का ऑर्डर हुआ है और फिर नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे अपील फाइल हो जाए और स्टे हो जाए, और वो अपील 5 साल चलती रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो समझेंगे 3 साल गुजर गए, वो नहीं गुजरे। जब अपील का फैसला हो और फर्दर अपील आगे ना हो, तो जिस दिन अपील का फैसला होगा उस डेट से वो 3 साल शुरू होंगे। या अगर पार्टीशन का ऑर्डर हुआ है, किसी ने अपील फाइल की ही नहीं किसी पर्सन ने, तो फिर वो 3 साल पार्टीशन की डेट से शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरह वो 3 साल एक्सपायर हो गए, तो फिर वो पर्सन पोजेशन नहीं ले सकता। फिर रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो सेक्शन 9 का सूट फाइल करेगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट को फिर पावर है कि वो उसको पोजेशन रिकवर करवा के दे, रेवेन्यू ऑफिसर की पावर नहीं है। 3 साल की हद तक, 3 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है। फ्रॉम द डेट रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन अंडर सेक्शन 145 गिव इफेक्ट टू दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी उस सर्टिफिकेट जो इशू किया था तकसीम का, उसको अमल करवाए 3 साल के अंदर अंदर, सो फार एज इट कंसर्न द एप्लीकांट एज इफ इट वर ए डिक्री फॉर ए मूल प्रॉपर्टी। तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट पे ऐसे ही अमल करवाएगा जैसे वो सिविल कोर्ट की डिक्री है इमूल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया ऑन एप्लीकेशन मेड, यानी आज खुद तहसीलदार ने कुछ नहीं करना, रेवेन्यू ऑफिसर ने। अगर उसको दरखास्त दी गई तो वो तब पोजेशन दिलवाएगा, अदरवाइज नहीं दिलवाएगा।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलें जी। सर ये प्लीज 146 एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। 146 ये कहता है कि अगर दरखास्त तकसीम एक्सेप्ट हो गई, तकसीम का फैसला हो गया, और किसी पर्सन को कोई लैंड अलॉट कर दी गई, वो मालिक था, उसको लैंड अलॉट की गई कि अब फलां एकड़ नंबर इस पर्सन का है, तो उस पर्सन का हक है कि वो 3 साल के अंदर अंदर उस जमीन का कब्जा ले सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर को जाके दरखास्त दे सकता है कि मेरे पास जमीन का कब्जा नहीं है, लेकिन तकसीम के दौरान मुझे वो अलॉट कर दी गई है, तो मुझे कब्जा दिलवाएं। तो वो 3 साल के अंदर दरखास्त दे सकता है। 3 साल गुजरने के बाद वो दरखास्त नहीं दे सकता। तो उन्होंने क्यों, ये लॉ ने फिक्स किया, एट एनी टाइम विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर वो कब्जा ले सकता। 146 का यही मतलब है। 147, अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली अफेक्टेड इफेक्टेड, जो हम ऊपर भी पढ़ते आए हैं कि प्राइवेट पार्टीशन क्या है। इन एनी केस इन विच ए पार्टीशन हैज बीन मेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ए रेवेन्यू ऑफिसर, कि रेवेन्यू ऑफिसर के इंटरवेंशन के दौरान वो जो सारे मालिक हैं वो आपस में एग्री हो गए हैं कि आप ये एकड़ ले लें, मैं ये ले लेता हूँ, सारे अपने एग्री हो गए कि एकड़ नंबर के लिहाज से प्राइवेटली उन्होंने सुलह कर ली। यानी एनी पार्टी देयर टू मे अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एन ऑर्डर अफर्मिंग द पार्टीशन, तो उनमें से कोई एक पर्सन भी अप्लाई कर सकता है कि हम आपस में एग्री हैं, और जिस तरह हमारे पास पोजेशन है या जिस तरह हम एग्रीमेंट हमारा हुआ है, हमारी तकसीम उसी तरह कर दें। तो रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद है कि वो उसी तरह ही करेगा। सब सेक्शन 2 में बता दिया उन्होंने कि ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बाउंड है, इंक्वायर करेगा इनटू द केस के वाकई ये आपस में एग्री हैं, एंड इफ ही फाइंड्स दैट पार्टीशन हैज इन फैक्ट बीन मेड, कि हकीकत में ये वाकई एग्री है, ही मे मेक एन ऑर्डर अफर्मिंग इट, तो फिर वो उसे तस्लीम कर लेगा, उसी को ही ऑर्डर बना देगा उनकी जो प्राइवेट पार्टीशन हुई है। एंड प्रोसीड अंडर सेक्शन 143, यानी कॉमन लैंड निकाल लेगा। 144 रेंट और जो ज़रूरी टैक्स देना है उसको डिवाइड कर देगा। 145 इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन भी बना देगा फिर उनका। एंड 146, अगर किसी के पास पोजेशन नहीं है तो फिर पोजेशन भी दिलवा देगा। और एनी ऑफ दोज सेक्शंस एज सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर इन द सेम मैनर एज इफ द पार्टीशन हैड बीन मेड ऑन एन एप्लीकेशन टू हिमसेल्फ अंडर दिस चैप्टर, अगर वो प्राइवेटली एग्री होके आए हैं तो वो इसी तरह ही कार्रवाई करेगा जैसे उसके पास तकसीम की दरखास्त आई थी और उसने फैसला किया था, तो उसको इम्प्लीमेंट वो करवाएगा। 148 में कहते हैं पावर टू मेक रूल एज टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाएगा कॉस्ट डालने के, मुकदमे के खर्चे के। 149 है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, तो इसमें इसको हम पढ़ेंगे व्हेन बाय एस्टेब्लिश्ड कस्टम, यानी अगर कोई रिवाज आम है, कस्टम चल रही है, रिवाज चल रहा है किसी एरिया में, एनी लैंड इन एन एस्टेट, के किसी एस्टेट में किसी मौजे में कोई जमीन इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, उन लोगों ने आपस में ये फैसला किया है कि कुछ जमीन अच्छी है और कुछ जमीन अच्छी नहीं है, उसकी पैदावार कम है। अगर वो कॉमन लैंड है और आपस में वो फैसला करते हैं कि 5 साल हम अच्छी जमीन काश्त करेंगे और अगले 5 साल आप अच्छी जमीन काश्त करेंगे, यानी आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये। पीरियोडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि कुछ पीरियड के बाद वो फिर तब्दील हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कि रेवेन्यू ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द लैंड ऑनर, कि उनमें से कोई एक मालिक भी दरखास्त दे सकता है तकसीम की, इन्फोर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कि हमारा ये रिवाज है वो इसी को इन्फोर्स करवाएं कि हम हर 5 साल बाद आपस में ज़मीनें चेंज करते हैं। तो ये इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा इस चीज़ को। एंड फॉर दिस पर्पज मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए रेवेन्यू ऑफिसर इन प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन, तो वो उसी तरह ही पार्टीशन कर देगा, उसमें फिक्स कर देगा कि 5 साल इतने मालकान जो 5 मालिक हैं ये फलां 10 एकड़ ज़मीन काश्त करेंगे, और अगले 5 साल फलां ये काश्त करेंगे, यानी आपस में एक्सचेंज करने वाला फार्मूला होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा। 155 ये कहता है कि ऑफिसर हु मे बी empowered टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। द रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम प्रोसीडिंग मे बी टेकन अंडर दिस चैप्टर शैल बी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। तो ये आपने याद रखना है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड के पार्टीशन नीचे लिख लें कि पार्टीशन प्रोसीडिंग असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, AC1 भी कहते हैं इसे, और इसे तहसीलदार भी कहते हैं, नायब तहसीलदार नहीं, तहसीलदार। यानी पार्टीशन करने की सारी पावर तहसीलदार के पास है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड के पास है। यहाँ तक ये पार्टीशन का प्रोसीजर था।
अब सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछिए, और जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो फिर मैं अभी बताता हूँ आपको। पूरे पार्टीशन के चैप्टर में कोई क्वेश्चन है 135 से 150 तक, तो आप जरूर पूछिए। चले जी, अगर समझ आ गया है, क्लियर है, तो अच्छी बात है। और हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि आपने क्वेश्चन लिखना कैसे है। इसका क्वेश्चन इसी तरह ही बनाते हैं कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द पार्टीशन अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है कि पार्टीशन है क्या। कि पार्टीशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द कॉमन लैंड होल्डर्स या कम शेयर होल्डर्स, सारे मालकान के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड है। और कौन करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड करेगा। और प्रोसीजर जो बताया गया है कि एप्लीकेशन आएगी, उस पर नोटिस होंगे, और जो फिर मोड ऑफ पार्टीशन डिसाइड किया जाएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाया जाएगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो 3 साल के अंदर होगी। इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्टरी दे के फिर आपने रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है, सेक्शन 135 टू 150 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। नीचे आपने सबसे पहले लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन। अगर सेक्शन याद है सेक्शन 135 तो वो ज़रूर लिखें। तो फिर उसमें आप लिखेंगे कि जॉइंट ऑनर एप्लीकेशन दे सकता है, और जिसके हक में शेयर रिकॉर्ड हो चुका है, या उसके हक में डिक्री एस्टेब्लिश है, और या रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, तो ये एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन। तो और 135 ए आगे लिखेंगे कि पार्टीशन इन केसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सिर्फ आप जिस्ट भी लिख दें, यानी उसका आइडिया भी दे दें, लेकिन ये चीज़ वाजह होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस के केस में तहसीलदार आज खुद पार्टीशन करेगा। कि अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी तो 135 ए के अंदर तहसीलदार जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर विथ इन 30 डेज उन सारे लैंड ओनर्स को नोटिस करेगा, जो उसमें कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, जॉइंट लैंड ओनर्स हैं, उनको नोटिस करेगा और उसकी तकसीम करेगा 6 महीने के अंदर अंदर जो टाइम है। 136 की फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे कि रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशंस। कि रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन क्या है, तो 136 का आप लिखेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप, बरियल ग्राउंड कॉमन जो पहले थे कॉमन ही रहेंगे, और वाटर कोर्स, ग्रेजिंग ग्राउंड और साइट ऑफ टाउन की पार्टीशन नहीं हो सकती। ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करेंगे। फिर फर्दर आप हेडिंग देंगे इसमें कि नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। तो इसमें ये लिखेंगे कि सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को, या जो जिनका शेयर रिकॉर्ड हो चुका है, उनको नोटिस भेजा जाएगा एप्लीकेशन का। और जो पर्सन इंटरेस्टेड लगते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को, उनके लिए इश्तिहार दिया जाएगा, अखबार इश्तिहार प्रोक्लेमेशन दी जाएगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। कि अगर जो पर्सन आए हैं वो उनमें से जो बंदे चाहते हैं कि हमारी ज़मीन भी तकसीम कर दें इनके साथ, तो उनको एज ए एप्लीकांट ऐड किया जाएगा। 140 की हेडिंग फिर आप देंगे कि प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। के एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो प्रोसीजर क्या होगा कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड किया जाएगा तहसीलदार की तरफ से, और मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन कि हम इसको कैसे तकसीम करेंगे। फर्दर आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। कि ये 140 में भी लिख सकते हैं आप, और अलहदा भी लिख सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। 142 ए लाजमी लिखेंगे कि टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन। तो इसमें 4-5 लाइन में आप लिख देंगे कि 180 डेज इसका टाइम है, और अगर 180 डेज में डिसाइड नहीं किया तहसीलदार ने तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम वो मांग सकता है डीसी से। कितने? 15 दिन पहले। और एक्सटेंशन कितनी मिलेगी? 60 दिन की। 60 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और 143 इसकी हेडिंग आप लाजमी देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टीशन। कि जिस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया पार्टीशन से, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये रेवेन्यू ऑफिसर ने ही डिसाइड करना है। ये रेंट वाला नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन 145 हर हालत में लिखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, इसको नहीं छोड़ सकते किसी सूरत। कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, कि जब पार्टीशन कंप्लीट हो जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफिकेट बना के देगा पार्टीशन का, तो उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन कहेंगे। और उस पर डेट लिखी होगी कि किस दिन से ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो सकता है। 146 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन। इसी तरह ही हेडिंग लिखें इसकी, सेम टू सेम, क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है उसी को लेके चलें, उसी तरह ही लिखें। कि अगर किसी ऑनर को लैंड अलॉट कर दी गई है तो वो विद इन 3 ईयर अप्लाई कर सकता है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को, तहसीलदार को, कि मुझे उस ज़मीन का पोजेशन दिलवाएं। 3 साल के अंदर अंदर उसे रेवेन्यू ऑफिसर पोजेशन दिलवाएगा। यानी जिस दिन एप्लीकेशन आई वो फौरन दिलवाएगा, लेकिन वो 3 साल के अंदर अंदर दरख्वास्त दे सकता है उस कब्जा लेने की। तो 144 सेक्शन इस पोजेशन को, डिलीवरी ऑफ पोजेशन को डील करेगा।
147 भी आप हर हालत लिखेंगे कि अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड, कि अगर कुछ लोग प्राइवेटली आपस में सुलह सफाई से एग्री हो जाते हैं कि हम पार्टीशन किस तरह करेंगे, तो अगर वो एग्री होके आते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर उन्हीं के एग्रीमेंट को ही ऑर्डर में तब्दील कर देगा और उसी तरह ही कार्रवाई कर देगा, ऑर्डर लिख देगा जैसे उसने तकसीम की कार्रवाई की हो। और 150 फिर आगे लिखेंगे, 149 और 148 लिखने की जरूरत नहीं है। 150 लिखेंगे कि ऑफिसर हु इज empowered टू मेक ए पार्टीशन, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, तहसीलदार यानी। तो यहाँ तक क्वेश्चन होगा, एंड पे आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि 135 के अंदर एप्लीकेशन कोई भी जॉइंट ओनर फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, और इस पे नोटिस नायब तहसीलदार तहसीलदार जारी करेगा, और रेस्ट्रिक्शन 136 में बताई गई हैं कि कौन सी लैंड की पार्टीशन नहीं होगी। फिर क्वेश्चन ऑफ टाइटल वो डिसाइड करेगा, एंड फर्दर फिर मोड ऑफ पार्टीशन डिसाइड करके और फिर पार्टीशन का ऑर्डर बना देगा, और 145 में इंस्ट्रूमेंट जारी करेगा, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन 3 साल के अंदर होगी, और 147 के तहत अगर प्राइवेटली वो लोग एग्री हैं तो वो उसी पार्टीशन को अफर्म कर देगा। और ये कार्रवाई सारी तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड करेगा। कंक्लूजन में ये सारा चीज़ें लिख देंगे जो ऊपर आपने डिटेल में लिखी हैं, एंड पे उनको पॉइंट्स बना के यानी उसको समराइज करके कंसाइज करके पूरी हिस्ट्री ऊपर वाली दे देंगे कि ऊपर मैंने क्या लिखा है सारा। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक है, और यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताइए जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, मुझे बोल के बता दीजिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी बताइए, समझ आ गई है तो भी बताइए। जी सर, आ गई है समझ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, जबरदस्त, सारी समझ आई, बहुत सर अच्छा हो गया सर। चलें गुड। मेरा यहाँ पे सर एक क्वेश्चन ये है जी कि ये जो पार्टीशन का चैप्टर, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम करेंगे जी। तो क्या ये ईच एंड एवरी सेक्शन को मेंशन करना लाजमी है या उसको हेडिंग दे के हम आपको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं? एग्जैक्ट याद है तो लाजमी लिखें, अगर याद नहीं है तो फिर ना लिखें, चाहे जी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच हाँ सर। जी, लिखना थैंक अगर याद है, जिस तरह रेस्ट्रिक्शन का है तो आपको याद होना जरूरी है कि 136 आपको याद होना चाहिए, 135 यू। जैसे एप्लीकेशन है। इंस्ट्रूमेंट का है। जी जी। जी। जैसे आपने बताया कि इंस्ट्रूमेंट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्वियसली याद भी होना चाहिए और लिखना भी चाहिए। 145, 146 155। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, 147 अफर्मेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीशन, तो ये लाजमी याद होने जी चाहिए। जी जी, थैंक यू सर। जी। एक मैसेज आया 2025 SCMR 564 था, 564, 564। और कोई क्वेश्चन जी? सर 142 रिपीट कीजिएगा आपने।